हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेप्टिसिटी। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। हेप्टिसिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ लाइगेंड विच बाइंड विद मेटल साइमल्टेनियसली कॉल्ड हेप्टिसिटी ऑफ अ लाइगेंड। देखिए, जो आपका लाइगेंड होता है उसके एटम्स एक टाइम में मेटल के साथ कितने बाइंड होते हैं, वो लाइगेंड की हेप्टिसिटी कहलाता है। हेप्टिसिटी को हम एक ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम ईटा बोलते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जो आपका लाइगेंड होता है उसके कितने एटम एक साथ मेटल के साथ बाइंड होते हैं, वो क्या होता है? लाइगेंड की हेप्टिसिटी होती है। इसको हम क्या करते हैं? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये हमें किसी लाइगेंड की हेप्टिसिटी के बारे में बताता है। ये हमें ये बताता है कि एक लाइगेंड के कितने एटम्स मेटल के साथ बाइंड है। ठीक है। अगर हमें कहीं पे ईटा 2 लिखा दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि लाइगेंड के 2 एटम मेटल के साथ बाइंड है। मेटल के साथ बाइंड है कितने एटम? 2 एटम। अगर आपको कहीं पे ईटा 2 दिखाई देता है, इसका मतलब लाइगेंड के 2 एटम मेटल के साथ क्या है? बाइंड हो रखे हैं। अगर आपको ईटा 3 दिखाई देता है तो लाइगेंड के यहाँ पे 3 एटम मेटल के साथ बाइंड हो रहे हैं। और अगर आपके ईटा 4 कहीं पे मिलता है, इसका मतलब यह है कि लाइगेंड के 4 एटम मेटल के साथ बाइंड हो रखे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेंजीन। आपको क्या है? बेंजीन है। और यहाँ पे कोई मेटल है। मेटल आपकी डी ब्लॉक से है। सपोज कीजिए यहाँ पे इस मेटल ने 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए रखे हैं। ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे जो हेप्टिसिटी है इस लाइगेंड की, कौन से लाइगेंड की? बेंजीन की, वो क्या है? ईटा 2 है। या फिर इसकी जो हेप्टिसिटी है वो 2 है। जो आपकी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम ईटा के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी हेप्टिसिटी होती है उसके ऊपर जो पावर होती है एक्स, वो क्या डिनोट करती है कि कितने एटम्स मेटल के साथ बाइंड है। ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, सपोज कीजिए इस बार मेटल के साथ बेंजीन के 4 कार्बन एटम अटैच हो रखे हैं। तो इस केस में इसकी जो हेप्टिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। क्योंकि यहाँ पे 4 एटम मेटल के साथ बाइंड है, इसलिए हेप्टिसिटी होगी आपकी 4। तो हम क्या करेंगे? जो टोटल नंबर होंगे एटम्स के जो बाइंड है मेटल के साथ, उसको हम ईटा की पावर में लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? ईटा 4। ठीक है। तो हेप्टिसिटी आई होप आपको समझ आया होगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ लाइगेंड बाइंड करते हैं मेटल के साथ साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं? हेप्टिसिटी कहा जाता है लाइगेंड की। ठीक है। लाइगेंड की हेप्टिसिटी वो होती है जितने नंबर ऑफ एटम्स मेटल के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि लाइगेंड के कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे? लाइगेंड के कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए, आपके पास एक एनर्जी ऑर्डर है, उसको देख लेते हैं। एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें, अगर आपके लाइगेंड के पास लोन पेयर है तो सबसे पहले मेटल के साथ लोन पेयर ही बाइंड होंगे। अगर आपका लाइगेंड अनसैचुरेटेड है, अगर आपके लाइगेंड के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर बाइंड होंगे। अगर लोन पेयर नहीं है और आपका जो लाइगेंड है वो अनसैचुरेटेड है, तब आपका अनसैचुरेटेड एटम्स बाइंड होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूज होगी। उसके बाद कौन सी होगी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज होगी सबसे लास्ट में। तो एनर्जी ऑर्डर, अगर आपके लाइगेंड के पास क्या है? लोन पेयर है, तो सबसे पहले लोन पेयर मेटल के साथ बाइंड होंगे। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब जो अनसैचुरेटेड बोले तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल के साथ बाइंड होगी। अगर आपके लाइगेंड के पास लोन पेयर भी नहीं है, अनसैचुरेशन भी नहीं है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड है, तब कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली, वो मेटल के साथ बाइंड होगी।
अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नहीं है, तब हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल के साथ बाइंड होगी। इसको हम याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये आपका क्या है कि लाइगेंड है, ये आपका क्या है? लाइगेंड है। एक मेटल आया जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है। तो देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास लोन पेयर भी है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या है? अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर सबसे पहले वे इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए लोन पेयर की एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है, और लोन पेयर क्या है? यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन बॉन्ड बनाएगा? ये लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, इस तरह से। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? मेटल यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या भी हमारे पास? अनसैचुरेशन है। उसके बाद क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, लेकिन हमें पता है कि जो अनसैचुरेटेड है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसलिए अब कौन बाइंड होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल के साथ बाइंड होगी, और हमें मिलेगा इस तरह से, ये मेटल के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो ये एनर्जी ऑर्डर याद रखेंगे कि सबसे पहले लोन पेयर बाइंड होता है, फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाइंड होती है, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाइंड होती है, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाइंड होती है। अगर हम और एग्जाम्पल की अगर हम और बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3 दिस इज इथेन। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर, जो हमारा एनर्जी ऑर्डर था कि कौन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के साथ बाइंड होगी, तो सबसे पहले क्या था? लोन पेयर था, फिर अनसैचुरेटेड था, उसके बाद क्या था? कार्बन कार्बन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं इसके अंदर मेटल को बाइंड करना चाहूँ तो देखिए मेटल के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेटल यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ बाइंड हो जाए इस तरह से, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे है मेटल उसके साथ बाइंड हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर सबसे पहले कौन बाइंड होगा? लोन पेयर। लेकिन इस लाइगेंड के अंदर लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे अनसैचुरेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाद क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो एनर्जी ऑर्डर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो इसलिए यहाँ पे मेटल किस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बाइंड होगा? इस वाली से, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो जैसे यहाँ से मेटल बाइंड होगा, मेटल कुछ इस तरह से बाइंड होने वाला है। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन की है, इसलिए मेटल दोनों कार्बन से अटैच होएगा। इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज हो रही है वो दोनों कार्बन की यूज हो रही है, इसलिए ये दोनों कार्बन एटम से अटैच होगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जितने नंबर ऑफ एटम्स मेटल के साथ बाइंड होते हैं वो हैप्टिसिटी होती है लाइगेंड की। तो यहाँ पे जो हैप्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 𝜂2। ठीक है, यहाँ पे क्या हैप्टिसिटी हो जाएगी हमारी? 𝜂2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये बेंजीन को फिर से एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। दिस इज योर बेंजीन। देखिए अगर मेटल यहाँ से बाइंड होता है इन 2 कार्बन एटम से, तो इसकी जो हैप्टिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 𝜂2। सपोज कीजिए
आपकी जो मेटल है वो इस बार इन 4 कार्बन एटम से बाइंड हो रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल किया है हाफ। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन एटम है 4, 1 2 3 4, ये सभी मेटल के साथ क्या है, अटैच है। तब यहाँ पे इस केस में जो हेप्टासिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ईटा 4। अगर आपका जो बेंजीन का लाइगेंड है उसके सभी 6 के 6 कार्बन मेटल के साथ बाइंड है, यहाँ पे आपकी बेंजीन है और 6 के 6 कार्बन एटम मेटल के साथ क्या है, बाइंड है, तब उस केस में जो लाइगेंड के हैं कितने एटम मेटल के साथ बाइंड हो रहे हैं, 6। तो इस केस में जो हेप्टासिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ईटा 6। तो हम देख सकते हैं जो आपका एक लाइगेंड है वो एक से ज़्यादा हेप्टासिटी को शो कर सकता है। अगर हम बात करें, ये जो आपका है ये है आपका मिनिमम हेप्टिसिटी। ये जो आपका यहाँ पे लाइगेंड कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए मिनिमम हेप्टासिटी, क्योंकि यहाँ पे ईटा 2 है तो ये मिनिमम हेप्टासिटी है। और हम इस केस की बात करें तो ये क्या है, हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी है, मैक्सिमम हेप्टासिटी। अब हम पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमम हेप्टासिटी कैसे फाइंड करेंगे और मिनिमम हेप्टासिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखेंगे, वे एटम्स जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी एक लाइगेंड के अंदर, जो कि मेटल से बाइंड होगा। देखिए यहाँ पे 2 एटम मेटल के साथ बाइंड है इसलिए हेप्टासिटी हो गई 2। यहाँ पे 4 है तो 4 हो गई, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हेप्टासिटी हो गई। जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी वो होती है जितने एटम्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, द नंबर ऑफ एटम्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वे एटम जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इज मैक्सिमम हेप्टासिटी, वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखते हैं, वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी एक लाइगेंड की। देखिए यहाँ पे 6 एटम हैं और 6 के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी 6 के 6 कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, इसलिए जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है वो कितनी होगी हमारी 6। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा 6 से। इसको हमेशा याद रखेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी इवन है, अगर हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी इवन है, इवन में बोले तो 2 4 6 वगैरह वगैरह, तो जो हमारी मिनिमम हेप्टासिटी होगी, मिनिमम जो हेप्टासिटी होगी वो भी इवन ही होगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर आपकी मैक्सिमम हेप्टासिटी इवन है तो मिनिमम हेप्टासिटी भी इवन ही होगी। इस केस में देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम हेप्टासिटी थी वो थी 6 है, ये क्या है, एक इवन नंबर है। और जो हमारी मिनिमम हेप्टासिटी है वो भी क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो ये इन दोनों केस में हम देख सकते हैं दोनों में जो हेप्टासिटी है वो क्या है, इवन है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, अगर मैक्सिमम हेप्टासिटी इवन है तो मिनिमम हेप्टासिटी भी इवन होगी। अगर मैक्सिमम हेप्टासिटी ओड होगी, मैक्सिमम ओड है तो मिनिमम भी ओड ही होगी। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारे पास जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है वो इवन है तो मिनिमम भी इवन होगी, लेकिन अगर मैक्सिमम ओड है तो मिनिमम भी ओड ही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल के बारे में सुना होगा। इसका नाम है कोट साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अगर हम इसकी हेप्टिसिटी की बात करें तो देखिए जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वे एटम हेप्टासिटी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
तो हमने देखा इन सभी 8 कार्बन एटम के पास हेप्टासिटी सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए जो CO2 लाइगेंड की जो हेप्टासिटी है वो है मैक्सिमम कितनी हमारी ईटा 8। ठीक है, तो जो मैक्सिमम है हमारी वो कितनी होगी ईटा 8 या फिर ईटा 6 होगी, ईटा 4 हो जाएगी और ईटा 2 हो जाएगी। अगर 8 के 8 एटम्स मेटल के साथ बाइंड करते हैं तब हो जाती है कितनी हमारे हेप्टासिटी 8 हो जाएगी। इसको हम ईटा 8 से प्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए 8 एटम बाइंड ना होकर के इतने एटम्स बाइंड हो रहे हैं, 6 एटम बाइंड हो रहे हैं, तब हेप्टासिटी हो जाएगी ईटा 6। अगर ये 6 बाइंड नहीं कर रहे हैं, केवल 4 ही एटम यहाँ तक बाइंड हो रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ तक ही बाइंड हो रहा है, तब बोलेंगे वहाँ पे हेप्टासिटी कितनी होगी ईटा 4। और अगर ये सिंगल यहाँ से ही बाइंड हो रहा है मेटल, तब उसको बोलेंगे हेप्टासिटी 2 हो रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी है वो भी E1 है और जो हमारी मिनिमम हेप्टासिटी है वो भी क्या है E1 है। तो यहाँ से हम इस बात का आइडिया ले सकते हैं, अगर हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी E1 है तो हमारी मिनिमम हेप्टासिटी भी E1 ही होगी। अगर हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी ओड है तो हमारी मिनिमम हेप्टासिटी भी ओड ही होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपने बहुत जनरली सुना ही होगा। इसको हम CP लाइगेंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड CP लाइगेंड। CP लाइगेंड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इसका नाम क्या है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इसमें देखिए जो आपका लोन पेयर होता है, जो आपका लोन पेयर है उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में ही काउंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन सभी 5 कार्बन एटम्स के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। यहाँ पे सभी के ऊपर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम जो हमारी हेप्टिसिटी है वो कितनी हो गई है 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन एटम है और 5 कार्बन एटम के ऊपर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसलिए जो मैक्सिमम हेप्टिसिटी है हो गई हमारी ईटा 5। देखिए हो सकता है कि जो आपका मेटल है वो सभी 5 एटम से बाइंड हो, तब हेप्टिसिटी कितनी आएगी ईटा 5। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मेटल है वो 3 से बाइंड हो, 3 से बाइंड हो, तब हेप्टासिटी हो जाएगी ईटा 3। हो सकता है आपका जो मेटल है वो केवल एक ही एटम से बाइंड हो, तब यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी ईटा 1। इस केस में ईटा 1 है, इसमें ईटा 3 है, इसमें ईटा 4 है, ईटा 5 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ईटा 5 है तो हम ईटा 4 भी तो कर सकते हैं, ईटा 3 ही क्यों करें। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर मैक्सिमम हमारी जो मैक्सिमम जो हेप्टिसिटी है, मैक्सिमम हेप्टिसिटी E1 है तो मिनिमम भी क्या होगी E1 ही होगी। अगर हम इनको चेंज करेंगे, अगर इनको हम चेंज करते हैं, सपोज इनको हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज करना चाहते हैं 5 से 4 करना चाहते हैं, तो याद रखेंगे हमेशा यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन जाता है। हमेशा याद रखें क्या बन जाता है, एक फ्री रेडिकल बन जाता है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। और याद रखेंगे जब भी फ्री रेडिकल बन जाता है तो हमारा पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो रेडिकल के बनने की वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम हेप्टिसिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो E1 है मैक्सिमम तो मिनिमम भी E1 ही रहेगी। सॉरी, जो हमारी मैक्सिमम हेप्टिसिटी अगर E1 है तो मिनिमम भी हमारी हेप्टिसिटी
इवन ही रहेगी। हेप्टेसिटी चेंज भी हो जाती है, हेप्टेसिटी में भी चेंज बट इट रिक्वायर मैनी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे चाहिए। इसको हम फर्दर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेटालोसिन में एक टॉपिक आता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, मेटालोसिन, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन लगा के हम जो आपकी हेप्टेसिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हेप्टेसिटी चेंज करने का मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो हम उसको इवन में भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो में, जो बेस होगी हमारी मेटालोसिन के ऊपर। अब बात ये आती है कि जो हमारी हेप्टेसिटी है उसको डिसाइड कैसे करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे कि हेप्टेसिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब कोई पूछने लगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम हेप्टेसिटी कितना लें, ईटा 5 लें, ईटा 3 लें, ईटा 1 लें, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। या फिर जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जो हेप्टेसिटी है वो कितना लें, ईटा 6 लें, ईटा 4 लें, ईटा 2 लें, कौन सी हेप्टेसिटी हमको यूज़ करनी चाहिए। तो ये जो हेप्टेसिटी होती है इनको डिसाइड करता है आपका मेटल, डिसाइडेड बाय मेटल। लाइगेंड की हेप्टेसिटी कौन सी यूज़ होगी वो डिसाइड करेगा आपका मेटल, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है N-1 D10 NH2 Np6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 10 12 18, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारी हेप्टेसिटी है उनको कौन डिसाइड करेगा, मेटल, और वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे होगी, इसके। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा अपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसलिए जो हेप्टेसिटी होगी लाइगेंड की वो मेटल से डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास है Fe, ये मैंने बेंजीन लिया है और के साथ मैंने 2 लाइगेंड लगाए हैं कार्बोनाइल। अगर हम बात करें आयरन की तो जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। जो आपको कार्बोनिल लाइगेंड होता है ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो अभी मैं ऐसे ही यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका कार्बोनिल होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन्स के खुद के हैं। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 8 10 12, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इसको 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसको 6 एटम से बाइंड होना पड़ेगा, इसको 6 एटम से बाइंड होना पड़ेगा। याद रखेंगे एक एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम याद रखेंगे। तो देखिए इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 12 इसके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये लाइगेंड अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस मेटल को, जिससे इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम किसी लाइगेंड की हेप्टेसिटी को डिसाइड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये है Fe, CO, CO और CO, और इसके साथ मैंने एक लाइगेंड लगा रखा है बेंजीन। अब देखिए
इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर डिस्कस किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है। अगर मैं इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं, इसको कंप्लीट करने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 6 के 6 कार्बन एटम इसके साथ बाइंड करूँगा तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए इस केस में जो आपका आयरन मेटल है ये 4 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लाइक दिस। तो इस केस में जो आपकी हेप्टेसिटी है बेंजीन की वो कितनी हो जाएगी? ईटा 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेटल जो होती है वो डिसाइड करती है कि लाइगेंड की हेप्टेसिटी क्या है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज बेरियम, बेरिलियम, एंड ये बाइंड हुआ है इससे, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल से। देखिए ये 5 कार्बन एटम से बाइंड है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इस लाइगेंड ने। अगर हम इसकी बात करें, ये एक एस ब्लॉक से एलिमेंट है, एस ब्लॉक की मेटल है, और आपको पता है एस ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है होते हैं NH2 NP6। इसलिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में और 6 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, तो इनको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बेरियम की, तो ये होता है हमारा 1s2 2s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरियम के कितने हैं? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरियम के कितने हैं? 2। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे हो गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात आती है कि बेरियम कितने एटम से बाइंड करे। अगर ये सपोज कीजिए 5 के 5 एटम से बाइंड करता है, तो 5 इधर से आ गए हैं, 5 यहाँ से आ गए हैं, 2 यहाँ से आ गए हैं और 5 यहाँ से आ जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि सही नहीं है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लें इसके, तो 5, 7 और 10, तब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब भी सही नहीं है। अभी हमको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए बेरियम क्या करेगा? सिर्फ एक ही कार्बन एटम से बाइंड होगा। यहाँ पे जो हेप्टेसिटी है वो क्या हो जाएगी? ईटा 1, और इस केस में हेप्टेसिटी क्या है? ईटा 5। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन अब काउंट करें तो 7 + 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो आ गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल है एक, ये इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अगर कोई लाइगेंड है जिसके बीच में सर्कल बना हुआ है और वो मेटल से अटैच है, तो इस सर्कल का मतलब ये होता है कि इसके सभी एटम्स मेटल के साथ बाइंड है। इसमें देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना है, इसका मतलब इसके सभी एटम्स मेटल के साथ क्या है? बाइंड है। जो आपका CP लाइगेंड होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CO लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जो आपका Fe होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखिए इस CP लाइगेंड का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम मेटल से बाइंड है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ 5, 7, 9, 10, 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या हो रहे हैं? 18 हो रहे हैं। लेकिन जो इसमें होता क्या है कि जो आपका CP लाइगेंड होता है ये बोलता है कि आप इन 2 CO लाइगेंड को यहाँ से हटाओ, और मैं क्या करता हूँ अपने 5 कार्बन एटम को आपके साथ बाइंड करके आपको 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा। ये क्या बोलता है कि आप 2 CO को अपने से रिमूव करो, 2 CO को आप अपने से रिमूव करो, और मैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँगा अपने सभी 5 के 5 कार्बन एटम को बाइंड करके, लाइक दिस। और यहाँ से 2 CO बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, और 8 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस केस में हमने देखा कि इस लाइगेंड ने अपनी हेप्टेसिटी 1 से बढ़ा के, यहाँ पे हेप्टेसिटी इसकी 1 थी क्योंकि एक ही कार्बन एटम मेटल के साथ बाइंड था, लेकिन इसने यहाँ पे हेप्टेसिटी अपनी कितनी कर ली है, ईटा 5 कर ली है। ऐसे लाइगेंड जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करते हैं, हेप्टेसिटी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिनोगोनल लाइगेंड उसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिनिटी। तो वे लाइगेंड जो क्या करते हैं, अपनी हेप्टेसिटी को चेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये जो हमारा लाइगेंड है क्या है, फ्लेक्सिगोनल है, और ये अपनी हेप्टेसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब कितने लाइगेंड रिमूव होंगे, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से 2 लाइगेंड रिमूव हो गए हैं, तो इसको हम निकालेंगे कैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे कितने लाइगेंड रिमूव होने चाहिए। तो देखिए जो हमारी हेप्टेसिटी चेंज हुई है वो ईटा 1 से ईटा 5 चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे थी आपकी हेप्टेसिटी ईटा 1 और यहाँ पे हो गई है ईटा 5, तो हेप्टेसिटी चेंज हो रही है ईटा 1 से ईटा 5। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस लें तो वो आएगा हमारा 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2। इसका मतलब 2 लाइगेंड हम रिमूव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइगेंड को ही रिमूव किया था। अब बात करें अगर जो आपके साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस, ये भी आपका साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये भी आपका साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इनमें क्या होता है कि जो इनके पी ऑर्बिटल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जिनके पी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर होते हैं तो ये मेटल के, जैसे सपोज कीजिए दिस इज मेटल, और ये मेटल के ऊपर आ जाते हैं, ये मेटल के ऊपर आते हैं ऐसे, ये मेटल के परपेंडिकुलर आ जाते हैं लाइक दिस। इसके नीचे क्या आ जाएगा, मेटल, और ये सभी ऑर्बिटल को नीचे से बाइंड करेगा। तो जो आपके लाइगेंड होते हैं जो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, वो मेटल से परपेंडिकुलर मैनर में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो इजीली मेटल के साथ बाइंड हो जाते हैं परपेंडिकुलर मैनर में। तो ये सब था आपके हेप्टेसिटी के बारे में। आई होप आपको हेप्टेसिटी समझ में आया होगा। हेप्टेसिटी सिंपल वर्ड में क्या है कि किसी लाइगेंड के कितने एटम मेटल के साथ बाइंड होंगे, वो हेप्टेसिटी होती है लाइगेंड की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।